वीडियोज में हमने अभी तक सीखा किस प्रकार बंदर से आदि मानव और आदि मानव से आधुनिक मानव की उत्पत्ति और विकास हुआ, क्यों मानव का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास हुआ और किस क्रम में हुआ। दोस्तों, इतिहास की इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। व्यक्ति से समाज, समाज से गांव, गांव से नगरों का निर्माण कैसे हुआ, हमने पूरे वीडियोज में जाना था। इस वीडियो में हम इतिहास के जनपद काल तक को कवर करेंगे। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि आर्यों का विस्तार सप्त सैंधव अर्थात 7 नदियों वाले प्रदेश में हो चुका था। यह क्षेत्र काबुल से ऊपरी गंगा तक था। धीरे धीरे उत्तर पश्चिम भारत से होता हुआ यह विस्तार यमुना के 2 आब क्षेत्र से होता हुआ दक्षिण की तरफ भी होने लगा। ऋषि अगस्त्य विंध्य पर्वतमाला के पार जाने वाले प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं। हमने यह भी जाना था कि ऋग्वैदिक सभ्यता प्रमुख रूप से ग्रामीण थी और राजा की नियुक्ति हो चुकी थी। यद्यपि राजा के पास अभी तक सेना नहीं होती थी। इस काल में गाँव के जनपद यानी समूह बनने लगे। जन का तात्पर्य व्यक्ति से है। पिछले वीडियो यानी भाग 2 में हमने जाना था कि भीषण बाढ़ के फलस्वरूप शुरुआती नगरीय सभ्यताएं यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का विनाश हो चुका था। यह क्षेत्र फिलहाल वीरान था। अतः नीचे के क्षेत्रों में फैले हुए आर्यों से आगे का विकास का वंश वृक्ष आगे बढ़ा। संगठन में शक्ति होती है, अतः वैदिक काल के गांव अब संगठित होने लगे थे। जनसंख्या बढ़ी तो जमीन की कमी आई और जमीन को संपत्ति समझा जाने लगा। साथ ही राजा का पद भी प्रभावशाली होने लगा था। स्वयं को बड़ा दिखाना मानव का आत्मिक गुण है। अतः राज्य विस्तार कर स्वयं के जनपद को बड़ा और स्वयं को श्रेष्ठ राजा सिद्ध करने हेतु युद्ध आरंभ हुए। फलस्वरूप राजा की शक्ति और प्रभाव के अनुसार जनपदों का आकार स्थापित होने लगा। इस काल में पांचाल सबसे बड़े जनपद के रूप में उभर कर निकला। राष्ट्र शब्द इसी समय उत्पत्ति में आया। सेना का गठन स्थायी होने लगा। सेना को सैलरी दी जाती थी। राजा इस हेतु जनता पर कर लगाते थे। कर के रूप में उपज का 16वां भाग राजा द्वारा ग्रहण किया जाता था। युद्धों के द्वारा जनपदों का विस्तार हुआ और अत्यधिक बड़े क्षेत्र में कुछ जनपदों का राज्य क्षेत्र फैल गया। प्रभावशाली राजा ही आम जन को सुरक्षा देने में समर्थ होता है। अतः लोग ऐसे ही जनपदों में ज्यादा विस्थापित होने लगे जिनमें प्रभावशाली राजा हो। ऐसे में महान क्षेत्रफल और जनसंख्या वाले जनपद महाजनपदों के रूप में जाने गए और इस प्रकार महाजनपदों की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार हमने जाना कि महाजनपदों की उत्पत्ति कैसे। अब राज्य नियंत्रण और राजा के आवास के फलस्वरूप एक केंद्रीय नगर का विकास इन महाजनपदों में हुआ जिसे राजधानी कहा गया। कालांतर में भारत में महाजनपद काल में 16 महाजनपदों का विकास हुआ। आइए इन महाजनपदों के नाम जानते हैं। इनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, कंबोज और गांधार। तो चलिए आइए अब तत्कालीन महाजनपदों के लोगों के सामाजिक जीवन की बात करते हैं। महाजनपदों का विकास ग्रामीण वैदिक सभ्यता के विकास से ही हुआ था। अतः पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि वैदिक रीति से होते थे। सामाजिक जीवन और शिक्षा में अभूतपूर्व प्रगति हुई। अनेक ग्रंथों जैसे 18 पुराण, 108 उपनिषद और अनेक संहिताओं की रचना हुई। जन जीवन की बात करें तो समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म से जाति आरित उत्तर वैदिक काल में ही हो चुकी। वर्ण व्यवस्था में गोत्र व्यवस्था भी उत्पन्न हो चुकी थी। सामाजिक जीवन जटिल होने लगा था। मानवीय जीवन अभी 4 आश्रमों यानी अवस्थाओं में विभक्त था। आयु के संतुलित खान पान से यह लोग दीर्घायु होते थे। 100 वर्ष सामान्य आयु मानी जाती थी। इसके अनुसार 25-25 वर्ष के 4 आश्रम यानी अवस्थाएं बनाई गई थी। प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, तत्पश्चात वानप्रस्थ आश्रम और अंत में संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य बाल विकास, शिक्षा लाभ तथा व्यक्तित्व निर्माण हेतु यानी आज की हॉस्टल लाइफ आप मान लो, पर स्ट्रिक्ट वार्डन्स के साथ यह होती थी। अब तो दिखावा शेष है, वास्तविकता से आप भी परिचित हैं। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति प्रमुख रूप से सामाजिक जीवन व्यतीत करता था। इसमें धर्म, अर्थ यानी पैसा और वैवाहिक यानी दाम्पत्य जीवन द्वारा काम की आपूर्ति होती थी। इस वजह से इसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया गया है। जीवन के अंतिम पुरुषार्थ यानी मोक्ष हेतु संन्यास आश्रम का विधान था। समाज में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो वैदिक काल में हमने जाना था कि मातृसत्तात्मक समाज था तथा नारी का स्थान अधिक प्रभावशाली था। किंतु तब का समाज भी अहिंसक और शांति प्रिय था। महाजनपद काल में समाज में युद्ध प्रधान जीवन हो जाने से समाज पुरुष प्रधान होता गया और महिलाओं के अधिकार क्षेत्र सीमित हो गए। फिर भी याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद जैसे अनेक प्रमाण यह दर्शाते हैं कि महिलाएं शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अग्रणी थी। अन्य प्राचीन विदुषी महिलाओं में मैत्रेयी, लोपामुद्रा, घोषा इत्यादि का नाम प्रमुख है। कारण आरंभिक वैदिक काल में शूद्रों को भी शिक्षा समेत सभी अधिकार थे, पर जाति विशेष के लोगों द्वारा कालांतर में वह प्रतिबंधित कर दिए गए। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के रचयिता महर्षि महिदास ऐतरेय भी शूद्र थे। यह इस बात का प्रमाण थे। उच्च वर्णों को समाज में सम्मान और सुविधाएं प्राप्त होने के कारण उनके मन में लालच उत्पन्न हुआ। उन्होंने संभवतया चाहा होगा
कि उनकी सुख सुविधाएं उनके वंश को ही मिलती रहें। इस विचार के चलते जाति व्यवस्था कर्म से जाति आधारित हो गई थी और महाजनपद काल तक इसमें कड़ाई आ गई थी। प्रारंभिक वैदिक समाज में विवाहों को दो प्रकार के बताया गया है। अनुलोम विवाह जिसमें द्विज पुरुष का विवाह शूद्र नारी से होता हो, और प्रतिलोम विवाह जिसमें द्विज नारी का विवाह शूद्र पुरुष से होता हो। यानी अनुलोम और प्रतिलोम दो प्रकार के विवाह प्रचलन में थे। द्विज शब्द से तात्पर्य है दो बार जन्म लेने वाला। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों में यज्ञोपवीत संस्कार होता था। इसे उपनयन संस्कार भी कहते थे। इस संस्कार को दूसरे जन्म की उपमा दी गई थी, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को द्विज कहा जाता था। महाजनपद काल तक जाति व्यवस्था जटिल और भौतिकता समाज पर प्रभावी हो चुकी थी, अतः विवाह जैसे संस्कार जाति आधारित होने लगे थे और प्रतिलोम विवाह का तो अस्तित्व ही नहीं रहा। महाजनपद काल में मानवीय लालच के चलते समाज के कार्य क्षेत्र जातियों में बिल्कुल बंट गए और संपूर्ण रूप से जन्म आधारित हो गए। ब्राह्मण का बेटा पढ़ेगा और समाज में प्रमुख रहेगा, क्षत्रिय युद्ध कला सीखेगा और रक्षा करेगा, राज करेगा, वैश्य व्यापार करेगा और शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करेगा। एक वर्ण दूसरे के अधिकारों से बिल्कुल वंचित हो गया। ऐसे में समाज 4 स्तरों में बंट गया था। समाज का 75% हिस्सा शिक्षा जैसे अधिकार से वंचित हो गया और समाज की 75% बुद्धि को समाज से अलग करने का ही नतीजा था कि भारतीय समाज में पतन का बीज बोया जा चुका था। खैर, यह तो हुई सामान्य जनजीवन की बात। प्रशासनिक और विकास की बात करें तो महाजनपदों में राजा इस समय सर्वोपरि हो गया था। राजा के दरबार में हालांकि पूर्ण मंत्रिमंडल होता था, पर राजा का निर्णय निरंकुश होने लगा था। राजा के मंत्रियों को अमात्य और मुख्यमंत्री को अमात्य प्रमुख कहते थे। सेना के नियमन के लिए सेनापति होता था। प्रजा में न्यायिक मामलों को संभालने हेतु व्यावहारिका की व्यवस्था थी। तो इस प्रकार दोस्तों स्पष्ट है कि महाजनपद काल का विकास कैसे हुआ। अब बात करते हैं महाजनपद काल के महत्वपूर्ण फैक्ट्स की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही पूर्व में बताए गए 16 महाजनपदों को भी डिटेल में जानते हैं। महाजनपदों का विकास किससे हुआ? ग्रामीण वैदिक सभ्यता से। कैसे हुआ? बढ़ते नगरीकरण से और जनसंख्या की वजह से। पहले भी ऐसा हुआ था? हाँ, बिल्कुल हुआ था। कब हुआ था? प्रथम नगरीकरण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के रूप में हुआ था, पर उनका तो लगभग 1600 वर्ष पूर्व नाश हो गया था। अतः स्पष्ट है कि महाजनपद भारतीय इतिहास के द्वितीय नगरीकरण का परिणाम थे। 1600 ईसा पूर्व की प्रलयकारी घटना के लगभग 1000 वर्ष यानी 600 ईसा पूर्व से जनपद काल आरंभ हो चुका था और लगभग 322 ईसा पूर्व तक इसका वर्चस्व रहा। खैर, इसका सबूत क्या है? तो इसका प्रमाण हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है कि 16 महाजनपद तत्कालीन भारत में प्रभावी थे। तो आइए अब इन महाजनपदों की खास बातें एक एक कर जानते हैं। नंबर 1, मगध। कालांतर में यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना और भारतीय सत्ता का केंद्र रहा। यह तत्कालीन भारत का आर्थिक केंद्र भी था। यह वर्तमान पटना का क्षेत्र था। नंबर 2, कंबोज। यह वर्तमान के राजौरी में था। यहाँ के घोड़े बहुत प्रसिद्ध थे। नंबर 3, गांधार। यह आधुनिक काबुल से पेशावर तक था। यह भी व्यापार और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी और चाणक्य यहीं के वर्ल्ड फेमस तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। नंबर 4, अश्मक। यह एकमात्र दक्षिण भारतीय महाजनपद था जो वर्तमान आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर था। नंबर 5, अंग। यह वर्तमान भागलपुर यानी बिहार के क्षेत्र में था। यहाँ के शासक ब्रह्मदत्त ने सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद मगध के राजा को हराया था। कालांतर में बिंबिसार ने पुनः अंग को हराया तथा मगध का वर्चस्व स्थापित किया। नंबर 6, वज्जी। यह वर्तमान बसोड यानी उत्तर बिहार का क्षेत्र था। वज्जी 8 राज्यों का संघ था। कहते हैं लोकतंत्र की उत्पत्ति यहीं से हुई थी। वज्जी के 8 राज्यों में विदेह, वज्जी और लिच्छवी कुल के राजाओं के राज्य शामिल थे। नंबर 7, काशी। यह वर्तमान वाराणसी का क्षेत्र था। नंबर 8, कौशल। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। यह वर्तमान फैजाबाद जिले यानी उत्तर प्रदेश में था। नंबर 9, मल्ल। यह वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश में था। नंबर 10, वत्स। यह आधुनिक प्रयाग यानी इलाहाबाद में था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी और यह भी व्यापारिक महाजनपद था। नंबर 11, पांचाल। यह वर्तमान रुहेलखंड में था। इसकी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। प्रारंभ में यह सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। नंबर 12, शूरसेन। यह मथुरा का क्षेत्र था और इसकी राजधानी भी मथुरा थी। नंबर 13 है कुरु। यह मेरठ से यानी उत्तर प्रदेश से हरियाणा तक का क्षेत्र था। इसकी राजधानी हस्तिनापुर हुआ करती थी। नंबर 14, मत्स्य। यह वर्तमान जयपुर, अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में था। इसकी राजधानी विराटनगर यानी बैराट थी। नंबर 15 है चेदी। यह बुंदेलखंड का क्षेत्र था और इसकी राजधानी शक्तिमती हुआ करती थी।
और नंबर 16 और अंतिम महाजनपद अवंती। अवंती उज्जैन का क्षेत्र था और इसकी राजधानी भी उज्जैन हुआ करती थी। अवंती महाजनपद में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रभाव रहा था। तो दोस्तों यह थे महाजनपद काल के सभी महाजनपद। यानी फिलहाल हमारी इतिहास की कहानी 4 लाख वर्ष पूर्व से चलकर 322 ईसा पूर्व तक आ चुकी है। मानव विकास जंगल से ग्रामीण वैदिक काल में हुआ और अब इतिहास का दूसरा नगरीकरण यानी महाजनपद काल भी 322 ईसा पूर्व तक समाप्त हो रहा है। 327-26 ईसा पूर्व में सिकंदर का हमला हुआ और चाणक्य जैसे आचार्यों ने चंद्रगुप्त जैसे शिष्य को साथ लेकर मगध जैसे शक्तिशाली महाजनपद को जीतकर मौर्य वंश आरंभ किया और सिकंदर का डटकर मुकाबला किया। यानी आगे का इतिहास अब स्थान के बजाय वंश प्रमुख रहेगा। इस समय के लिखे गए हस्तलिखित यानी पांडुलिपि में लिखे गए ग्रंथ हमें आज भी प्राप्त होते हैं। इस कारण इस काल का प्रमाणिक इतिहास हमें उपलब्ध होता है और जो चीज प्रमाणिक होगी वह परीक्षा में पूछी ही जाएगी। यानी इससे आगे का इतिहास परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों अगले भाग में हम इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश करेंगे जो सिकंदर के आक्रमण से शुरू